अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम वीडियो में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है रनिंग टाइम एनालिसिस। रनिंग टाइम एनालिसिस में बेसिकली हमने एनालिसिस एल्गोरिदम जो सेकंड लेक्चर है उसका फर्स्ट टॉपिक है एनालिसिस एल्गोरिदम। उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि एक एफिशिएंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमें एक एफिशिएंट एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना लाजमी है। एक स्पेस होती है और एक मेमोरी होती है। स्पेस होती है और एक रनिंग टाइम होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो हमारे पास होता है 2 क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रनिंग टाइम और वर्स्ट केस टाइम एंड एवरेज केस टाइम। इस बात का हम इन दोनों पॉइंट्स से वजाहत करेंगे कि कितना टाइम हमें मेजर होता है किसी भी एल्गोरिदम का स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करने के लिए। तो हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये बेसिकली मैंने एक एरे बनाई है, जिसमें ये है कि सबसे पहले हमने एक एरे ली है, जिसका जैसे कि इसकी नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है हमारे पास। 1 सेकेंड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 0 है। 0 से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1 सेकेंड, चलो कोई नहीं, हम लिख लेते हैं। ये हमारी 1 है और उसके बाद ये हमारी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं जो हमने लिखी हैं। और हमने वर्स्ट केस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ़ नोड्स के हमारे पास 7 है। हमने वर्स्ट केस को फाइंड आउट करना है। वर्स्ट केस बेसिकली हमारे पास ये होता है जो सबसे मुश्किल होता है, और जिसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम टाइम जो लेता है किसी भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स के साइज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे डिफ़िकल्ट केस है। इसमें वर्स्ट केस 7 है। नंबर ऑफ़ नोड्स हमारे पास 7 है, मींस नहीं 8 है। बेसिकली हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 0 भी ऐड होगा इसमें। नंबर ऑफ़ नोड 8 है। तो जैसे कि हमने नंबर 5 को हमने फाइंड आउट करना है। 5 नंबर को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है कि हम पहले 0 वाले एरे को चेक करेंगे, उसके बाद 1 को चेक करेंगे, 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे, 4, 5, 6। बेसिकली हमें 7 पॉइंट पे जाके, हमारी एंडिंग पॉइंट पे जाके जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना था वो हमें मिल गया है। तो बेसिकली इसमें कितना टाइम लगा। वर्स्ट केस यानी कि सबसे डिफ़िकल्ट केस, हमें 8 टाइम चेकिंग करनी पड़ी और उसके बाद हमारा वर्स्ट केस फाइंड आउट हुआ। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट कि एक बहुत ही मुश्किल केस है और एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस का ये फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद करना है। 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास टी जो है वो रनिंग टाइम को डिनोट कर रहा है, और उसके बाद ये मैक्सिमम आई जो एन को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ नोड्स है हमारे पास, और टी ऑफ आई जो हमारे पास टाइम लग रहा है। टी ऑफ आई डिनोट इट्स लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ क्या है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इसलिए लिखा है क्योंकि ये तमाम वैल्यू को चेक करके उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड आउट होती है वो हमारे एंडिंग पॉइंट पे फाइंड आउट होती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा इस बात से क्लियर हो रहा है। उसके बाद एवरेज। एवरेज केस टाइम जो वो होती है जो हमारे मिड पॉइंट पे हमें कोई वैल्यू हमारी मिल जाती है न। इनपुट ऑफ साइज़ इसका मिड पॉइंट पर होता है और ये इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बहुत ही कम टाइम लेता है, मींस एवरेज टाइम लेता है। जैसे कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 14, ये हमारे एवरेज केस में होता है। एवरेज केस में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 14। तो बेसिकली हमने पहले चेक किया
12 को चेक किया, हमें वैल्यू नहीं मिली। 6 को चेक किया, नहीं मिली। 9 को चेक किया, नहीं मिली। 14 पॉइंट पे चेक किया, यस हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये हमारा क्या है, ये एक मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है। मीन्स जैसे ये देखें, मिड पॉइंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या फार्मूला है। हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है, 8 है। 8 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। ये देखें, ये 4 पॉइंट पे इस लिहाज से देखें तो ये 3 पे आ रहा है। बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा तो 3 पे आके हमारी काउंटिंग 4 तक ही होगी ना, तो ये इसका मिड पॉइंट 4 है। तो ये था एवरेज केस। ये बहुत ही इजी केस है उसकी निस्बत फर्स्ट केस की निस्बत। इसका फार्मूला है टी एवरेज एन, उसके बाद सिग्मा आई एन को अप्रोच कर रहा है, पी ऑफ आई टी ऑफ आई। तो ये हमारे पास एक MCQ आगे आ रहा है। एवरेज केस टाइम इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पेसिफाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनपुट्स। इनपुट्स को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट केस टाइम अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट होती है और इसकी अपर लिमिट होती है वर्स्ट केस में रनिंग टाइम की। ये था, हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारे पास एनालिसिस ऑफ द ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम हमने सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी टाइमिंग फाइंड आउट करेंगे। टाइमिंग बेसिकली क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एल्गोरिदम लिख के बताती हूँ। इसमें हमने अपनी जो किसी भी एल्गोरिदम स्टेप्स हैं उनमें जो एंड टाइम है वो हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो ये मैंने आप लोगों से जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी एल्गोरिदम के स्टेप्स को फाइंड आउट करने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। ये देखें, ये 4 स्टेप्स हैं। अब इनमें टाइम कितना लगता है, इनपुट 1 लेने में 1 टाइम लग गया, इनपुट B लेने में 2 टाइम लग गया, यानी कि 1 टाइम लग गया। उसके बाद इन दोनों को प्लस करने में भी 1 टाइम लग गया, प्रिंट सम करने में भी 1 टाइम लग गया। अब इन्हें प्लस करें, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो बेसिकली ये कितना हमारे पास टाइम हुआ, 4 सेकेंड। ये देखें, हमें 4 टाइम लग गया इनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने में। तो बेसिकली इसी टाइम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट ये हमारे पास ये बेसिकली टी ऑफ एन जो हमारे रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम आई से स्टार्ट करते हैं। आई जो है वो हमारा 1 से लेकर n तक है। समीशन, हमने समीशन लिख लिया। उसके बाद आई 1 से लेकर n तक जा रहा है, ये देखिए 1 से लेकर n तक जा रहा है। और उसके बाद ये 4 जे जो है हमारे पास वो भी 1 से लेकर n तक जा रहा है। लेकिन ये फॉर लूप में इफ़ भी इसी में आ रहा है, फॉर लूप में भी आ रहा है, इफ़ कंडीशन भी फॉर लूप में ही आ रही है। तो बेसिकली हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक्सेस से, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स है, पी ऑफ आई ऑफ एक्स, पी ऑफ जे ऑफ एक्स एंड पी ऑफ आई ऑफ वाई, पी ऑफ जे ऑफ वाई। तो ये बेसिकली 4 एक्सेस बन रही हैं। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो जे की लूप है उसमें इफ़ कंडीशन रिप्रेजेंट हो रही है। 2 है हमारे पास, जो हमारी आउटपुट होगी पी ऑफ आई डॉट एक्स, पी ऑफ आई डॉट वाई, ये 2 एक्सेस है, तो हमने इसे +2 कर लिया। उसके बाद हमारे पास है समीशन एन आई इक्वल्स टू 1। ये जो है हमारे पास एज इट इज़ आ गया। सो बेसिकली आई की जगह समीशन जे इक्वल्स टू 1 अप्रोचेस टू एन, ये n टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमने इसकी जगह x को रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद 4n से मल्टीप्लाई हो गया, 4n आ गया +2
समीशन ये जो एक बचा है आई वाली कंडीशन बची है, इसे भी हमने n टाइम्स है बिकॉज ये 1 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, तो हमने इस कंडीशन को n के साथ रिप्लेस करना है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन आई 4n + 2, ये n इधर था, उन्होंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो बेसिकली हमारे पास आंसर क्या है 4n का स्क्वायर, n जो है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4n का स्क्वायर + 2n। तो ये जो है हमारे पास 2n, इसको हमने अवॉइड कर देना है क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास n कंडीशन है वही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये जो हमारा ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है उसका आंसर θn² आया, वर्स्ट केस का आंसर, क्योंकि वर्स्ट केस जो हमारे पास है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और रनिंग टाइम इसका मैक्सिमम होता है और अपर लिमिट होती है। तो वर्स्ट केस का टाइम हमारे पास θn² आया। बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थीटा को ही वर्स्ट केस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट, और ये इसका असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट है। उसके बाद हमारे पास कुछ सीरीज़ है जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो फर्स्ट सीरीज़ है हमारे पास, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, अगर हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि आई जो है वो 1 से लेकर n तक जा रहा है, i = 1 to n जा रहा है, तो इसका फार्मूला ये है n × n + 1 / 2, यानी कि इसके न्यूमिनेटर में n × n + 1 आएगा और डिवीजन में इसकी डिनोमिनेटर में इसकी 2 आएगा। उसके बाद अगर हम i² का फार्मूला पढ़ लें तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक सीरीज़ में आता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो बेसिकली इस टाइप की आती है, x² + 5x + 3 = 0। इस तरह की हमारे पास कंडीशन आती है जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और यही क्वाड्रेटिक सीरीज़ है क्योंकि i² आ रहा है इसमें। तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी 2n³ + 3n² + n/6, ये θn² के इक्वल था हमारे पास, जो हमने पहले फाइंड आउट किया, क्योंकि बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो हमने इसकी जगह हमने n को रिप्लेस किया है, इस मिशन की जगह हमने n को रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर ये आया। अगर इसमें ये देखें यहाँ पे भी कोई भी i² नहीं है, बेसिकली 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो इसकी जगह n² आएगा, θn² इसका आंसर आएगा, और ये i² की जगह θn³ आंसर आएगा। उसके बाद ये ज्योमेट्रिक है, ये 1 से लेकर n तक जा रही है, x⁻n + 1 - 1/x - 1, तो ये भी θn² पे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर i जो है हमारा 1 से लेकर n तक जा रहा है तो बेसिकली ये हमारा θn² ही आएगा, जो कि एक वर्स्ट केस है। उसके बाद हार्मोनिक सीरीज़ है हमारे पास, ये डिवीजन में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा log of n। बेसिकली अगर हमारे पास हो, हमने किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है dy/dx = हमने लेना है जैसे कि 1/x, तो ये हमारे पास आएगा log of x, इसका आंसर आएगा। तो ये था हार्मोनिक सीरीज़ log of n जो इसमें आ रहा है, आप लोगों ने ये पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद एनालिसिस, ये एक हार्ड एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू नेस्टेड लूप के तो बेसिकली हमारे पास ये फॉर लूप है, इसका हमने टाइम डिवीजन फाइंड आउट करना है। बेसिकली जैसे हमने किसी भी रनिंग टाइम हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है, ये एक एल्गोरिदम हमें देख के पूछ सकते हैं कि आपने इसका रनिंग टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये एल्गोरिदम आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही याद करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपने इसके इनर पॉइंट्स आउटर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है i अप्रोच 1 to n, उसके बाद
ये एक अगेन इसके अंदर ही लूप लग रही है, आउटर पॉइंट के अंदर एक इनर लूप लग रही है। जो j है वो 1 से लेकर 2i तक अप्रोच हो रहा है। उसके बाद k इज इक्वल टू j, अगेन इसके अंदर वाई लूप है, जो कि यहाँ पे देखिए k को उन्होंने j के साथ रिप्लेस कर दिया है, यानी कि कहीं भी j की वैल्यू है तो अगर हम उसकी जगह k लिख दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली ये देखें k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि k की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक ये 0 के इक्वल नहीं हो जाता। इसके लिए हमें ये देखिए यहाँ पे 1 to 2i तक ये वैल्यू जा रही है ना, तो हमें ये लूप तब तक चलानी है जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। तो इसके लिए हमें k से माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये देखें हमारे पास, मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास इनर लूप है, जो कि k अप्रोच टू 0, k इक्वल्स टू 0 है। ये एक इनर लूप है, इसका हमने रनिंग टाइम फाइंड आउट करना है। ये बेसिकली i है, यानी कि नेस्टेड लूप i जो हमारे पास, ये हमारा वेरिएबल नेम है, और j इसकी जगह हमने रिप्लेस किया था। तो j हमारे पास है वो 0 से लेकर j तक जा रहा है, जैसे कि इस कंडीशन में बताया गया है कि तब तक ये वाई लूप चलेगी जब तक वैल्यू 0 ना हो जाए। तो बेसिकली ये 0 से लेकर j तक है, और यहाँ पे है j+1, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 तक जा रही है ना, तो j+1 इसके अंदर आएगा। उसके बाद ये हमने इसका रनिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने इसकी मिडल लूप फाइंड आउट करनी। उसके बाद तो ये है ना हमारे पास लूप मिडल, तो इसकी जगह हमारे पास हम इसका समीशन पॉइंट लिखेंगे mi, क्योंकि ये मिडल लूप है इसलिए हम इसे m से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद समीशन 1, j जो है वो 1 से 2i तक जा रहा है, j हमारा 1 से 2i तक जा रहा है। और उसके बाद आई ऑफ जे बेसिकली क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर भी एक लूप है जो हमने फाइंड आउट की है, k अप्रोचेस टू 0, k इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हमने आई ऑफ जे की क्या हमारे पास वैल्यू आई थी, ये देखें j+1 हमारे पास ये वैल्यू आई थी ना, क्योंकि j की वैल्यू बड़ी थी, हमने तो j को माइनस करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बेसिकली j की वैल्यू हमारे पास j+1 आ रही है। तो इसे हमने सोल्व करना है, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये j वाली लूप है ये 1 से लेकर 2i तक जा रही है, j की लूप 1 से लेकर 2i तक जा रही है। तो बेसिकली हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, जो हमारे पास कंडीशन है आई ऑफ जे का हमारे पास जो आंसर आया था j+1, इसको हमने इस सिग्मा वाली कंडीशन से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये जो हमने सिग्मा को j से मल्टीप्लाई किया, j हमारे पास आ गया, सिग्मा को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 तो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमने एक, आप लोगों को याद हो इसी लेक्चर के अंदर हमने एक क्वाड्रेटिक सीरीज़ पढ़ी थी, जो कि ये थी, अगर सिग्मा i हो, सिग्मा तो मैं आप लोग सिग्मा को समझ लें, अगर i अकेला हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n यहाँ पे हमारे पास क्या है 2i हमारे पास n है, ये देखें। तो हमने बेसिकली n जो 2i हो गया, और उसके बाद n अगेन n है, तो हमने लिख दिया n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसकी जगह हमने पहले भी, जैसे कि आप लोगों को याद हो कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन पढ़ी थी, वन सेकेंड हमने कहाँ पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 से लेकर इसकी कंडीशन n तक जा रही है, तो इसको हमने n से रिप्लेस कर दिया था। तो बेसिकली ये भी वैसे ही होगा, इसको हम 2i से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन j की कंडीशन 1 से लेकर 2i तक जा रही है, तो इसलिए हमने इसे 2i से रिप्लेस कर दी। इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। और उसके बाद हमने इसकी आउटर लूप फाइंड आउट करनी है। आउटर लूप का जो रनिंग टाइम है, इसलिए हमने इसे t से रिप्रेजेंट किया है। आउटर लूप है ये n तक जा रही है, इसलिए हमने इसे n इसके अंदर लिख दिया। इसके अंदर i इसलिए लिखा था क्योंकि ये 1 से लेकर 2i तक जा रही थी। अब ये देखें, उसके बाद हमारे पास है, जैसे हमने पहले लूप फाइंड की उसके अंदर हमारे पास
इनर लूप थी वो इसका आंसर था आई ऑफ, ये देखें आई ऑफ जे था ना, तो हमने ये लूप जब फाइंड की तो उसकी इनर लूप भी हमने इसके अंदर लिखी। तो इसकी कंडीशन क्या है, ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, ये देखिए ये 1 से लेकर n तक जा रहा है, इसकी इनर लूप थी m ऑफ i। इसका आंसर हमने लिख दिया, इसको अगेन मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कंडीशन आई। उसके बाद इसको हमने सोल्व करके जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, पहले तो हमने अरिथमेटिक सीरीज़ इसमें लिखी थी, ये देखिए ये हमने अरिथमेटिक सीरीज़ लिखी थी, इसमें हमने क्वाड्रेटिक सीरीज़ लिखी है क्योंकि इसमें आई स्क्वायर आ रहा है, ये देखें आई स्क्वायर आ रहा है तो हमने इसमें क्वाड्रेटिक सीरीज़ लिखनी है। 2 एज इट इज़ आ गया, ये आई स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया और उसके बाद 3 एज इट इज़ आ गया, ये आई का फॉर्मूला आ गया अरिथमेटिक सीरीज़ का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया सोल्व करके तो हमारे पास n³ हमारे पास आंसर आ गया। ये भी वर्स्ट केस में आ रहा है क्योंकि जिस चीज़ के साथ आप लोग देख लें, जिस भी वैल्यू के साथ अगर हमें थीटा मिल रहा है तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थीटा है वो हमारे वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा जो है वो हमारे पास एक वर्स्ट केस है और इसकी जो कंडीशन जो रनिंग टाइम है हमारे पास वो n³ आया है। बेसिकली एक छोटे से लूप को हमने, एक छोटे से एल्गोरिदम को हमने सोल्व करके हर एक स्टेप का हमने रनिंग टाइम फाइंड आउट किया है। उसके बाद 2 डायमेंशन मैक्सिमा। 2 डायमेंशन मैक्सिमा वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक कार ख़रीदनी है, उसकी प्राइस भी चीपेस्ट हो, उसकी फास्टेस्ट स्पीड हो। तो बेसिकली ये देखें ये पॉइंट थे कुछ हमने लिए, 2 स्पेस अ पॉइंट इज सेड टू बी मैक्सिमा। इसको हमने एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से रिप्रेजेंट किया था, इसे एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से हमने सोल्व किया था और इसे हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से इंट्रोड्यूस कराया था। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो है वो हमारा वर्स्ट केस से ही सोल्व होगा क्योंकि हम बार बार जब भी कोई एल्गोरिदम को सोल्व कर रहे हैं हमारे पास थीटा में ही आंसर आ रहा है। बेसिकली n² जो है वो एक बहुत बड़ी फॉर्म है, मीन्स के बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए एक वर्स्ट केस है। तो ये था ब्रूट फोर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ेंगे प्लान स्वीप एल्गोरिदम। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट एक एक पॉइंट बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट की समझ आए। तो एक लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता, आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें ताकि हमें फीडबैक मिल सके कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई या नहीं आई। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं वह भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।